जय माता दी दोस्तों, डिवोशनल स्टोरी चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज की कहानी रोचक और ज्ञानवर्धक है, तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कहानी के आखिरी तक हमसे बने रहना। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं और माता पिता की सेवा से बढ़कर के कोई धर्म नहीं होता। दोस्तों, जिस माता पिता ने रात दिन मेहनत करके आपके जीवन को सुंदर और स्वस्थ बनाने के लिए अपनी जवानी को खफा दिया कि मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो सके और जीवन में तरक्की कर सके, पता नहीं अपने जीवन में कितने अभावों को झेल करके आपको कभी दुखी नहीं होने दिया, कभी किसी चीज का अभाव महसूस नहीं होने दिया। बेटे की जरा सी खुशी के लिए माता पिता अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं। जब छोटी सी चोट लग जाती है बेटे को, तो माता पिता कितने बेचैन हो जाते हैं। बेटा अपने माता पिता के कपड़ों को कितनी बार गंदा करता है, उनके बिस्तर को कितनी बार गीला करता है, लेकिन माता पिता कभी कोई शिकायत नहीं करते। लेकिन दोस्तों, जब वही माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो एक बेटा उनके साथ कैसा व्यवहार करता है? क्या माँ बाप के लिए जरा से चोटिल होने पर बेटा उतना बेचैन होता है जो कभी उसके बाप ने अपने बेटे के लिए किया था? दोस्तों, माता पिता को इस धरती का भगवान माना जाता है। माना नहीं जाता, बल्कि वह इस धरती के साक्षात भगवान है। आप भगवान को एक लोटा जल भले ही ना चढ़ाए, लेकिन माता पिता की सेवा करके देखिए, आपको कितना सुकून मिलेगा। जितना सुकून आपको घंटों पूजा पाठ करने के बाद नहीं मिलेगा, वह सुकून आपको माँ बाप की सेवा करने के बाद मिलेगा। भगवान यदि नाराज हो गए तो भले ही आपका कुछ ना बिगड़े, लेकिन यदि आपके माँ बाप नाराज हो गए तो भगवान आपसे खुश होने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपके माँ बाप के अंदर वही भगवान है जो इस धरती के भगवान है। यदि वह आपसे नाराज हो गए तो समझ लीजिए आपका जीवन बेकार हो जाएगा, आप जीवन भर रोते रहेंगे, आपको कभी सुख नहीं मिलने वाला। दोस्तों, आज हम जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, यह कहानी एक बूढ़े बाप की है जिसकी पत्नी का देहांत हो चुका था और उसके 2 बेटे थे। बेटे और बहू अपने बूढ़े बाप के लिए क्या करते हैं, इस कहानी से समझते हैं। जनवरी का महीना था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। राम भरोसे जी उम्र के उस पड़ाव पर थे जहां हर एक दिन अपने आप में एक संघर्ष से कम नहीं होता। पिछले 6 महीने से अपने छोटे बेटे के घर दिल्ली में रह रहे थे, किडनी के मरीज थे। राम भरोसे जी आज सुबह जब वह सो करके उठे तो घबरा गए, क्योंकि नींद में ही उनसे बिस्तर गीला हो गया था। तभी कमरे का दरवाजा खटका और उनकी छोटी बहू अंदर आई। उसकी नजर जैसे ही गीले बिस्तर पर पड़ी, उसकी भौं तन गई और गुस्से में आकर उन पर चिल्लाने लगी, क्यों पीते हैं रात को इतना पानी कि यह नौबत आ जाए? कोई बच्चा बिस्तर गीला करे तो समझ में आता है, पर यहाँ तो इस उम्र में छी। उनकी बहू कमरे से बाहर चली गई। इधर बहू की बातों से तीखे बाण राम भरोसे जी के दिल में गहराई से उतर गए, परंतु वह कुछ कह नहीं पाए। उनकी नजरें नीचे झुक गईं। कड़कड़ाती ठंड में वे घबराहट और शर्मिंदगी के कारण पसीने से तरबतर हो गए और जल्दी से चादर उठा करके अपनी चादर को धोने लगे। वह स्वयं भी इस बात से बेहद परेशान रहते थे, लेकिन उनका भी इस बात पर कोई बस नहीं था। जब से उन्हें किडनी की बीमारी हुई थी, तब से समस्या और बढ़ गई थी। कमरे के बाहर शीला का गुस्सा भड़क उठा। उसने रसोई में बर्तन पटकते हुए कहा कि अब बस, हर दिन यही तमाशा, मैं कब तक सहूं? उधर दाढ़ी बनाते हुए उनके बेटे कैलाश ने पूछा कि अरे शीला, इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ, जरा कमरे में जाकर देखिए तो क्या किए बैठे हैं आपके पिताजी? मैं तो तंग आ चुकी हूँ, लेकिन क्या हुआ, कुछ बताओगी भी? कैलाश ने पूछा तो शीला ने गुस्से के तेज स्वर में कहा, और क्या होगा, आपके पिताजी ने फिर से बिस्तर गिला कर दिया और अब नहीं हो सकता मुझसे। मैं तंग आ चुकी हूँ, अब उस कमरे की साफ सफाई मेरे बस की बात नहीं है। आप जल्दी से अपने पिताजी का कुछ कीजिए, नहीं तो मैं यह घर छोड़ करके अपने मायके चली जाऊंगी। कैलाश, जो पहले से ही अपने ऑफिस के काम की टेंशन में था, अपना सर पकड़ करके बैठ गया। क्या करूं शीला, कुछ समझ नहीं आता। एक तरफ ऑफिस का काम और दूसरी तरफ पिताजी की तबीयत, और अब तुम भी हर बात पर मायके जाने की धमकी देने लगती हो। हम 2 बच्चों के माँ बाप हैं, थोड़ा समझदारी दिखाओ। शीला की आंखों में गुस्सा उभर आया। समझदारी मुझे दिखानी है, मैंने तुम्हें कह दिया है, या तो पिताजी का कुछ करो या मैं चली जाऊंगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। यह बात सुनकर के गहरी सांस लेते हुए कैलाश कहने लगा, अरे तो ठीक है ना, मैं करता हूँ भैया को फोन, आखिर ये अकेले मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है।
6 महीने से ऊपर हो गए हैं, लेकिन भैया भाभी को कोई परवाह ही नहीं है। जब भी पिताजी को रखने की बारी उनकी होती है, कोई न कोई बहाना बन जाता है। या तो भाभी बीमार पड़ जाती है, या भैया अचानक बिजनेस की ट्रिप पर कहीं बाहर चले जाते हैं, और कुछ नहीं तो वर्कलोड ज्यादा होने का बहाना बना करके बात को टाल देंगे। मैं अकेले सब कुछ कैसे संभालूं? अब देखना, मैं फोन करके उन्हें पिताजी को ले जाने के लिए कहूंगा तो देखना कोई ना कोई बहाना तैयार होगा उनके पास। कहते हुए कैलाश ने फोन लगाया, लेकिन दूसरी ओर से किसी ने फोन नहीं उठाया। राम भरोसे जी के 2 बेटे थे, केवल और कैलाश। दोनों बेटों के बीच करीब 10 साल का अंतर था। उनका बड़ा बेटा केवल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद चंडीगढ़ में सेटल हो चुका था, जबकि छोटा बेटा कैलाश हमेशा से अपने माता पिता के साथ ही रह रहा था। परंतु राम भरोसे जी की पत्नी की मृत्यु के बाद उनकी छोटी बहू शीला ने उनकी सारी जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। उसका कहना था कि जब बेटे 2 हैं तो पिता की जिम्मेदारी भी दोनों को बराबर उठानी चाहिए। कैलाश को भी यह बात बड़ी तर्कसंगत लगी। लंबी बहस और तकरार के बाद यह तय हुआ कि दोनों भाई बारी बारी से अपने पिता को इन्हें अपने साथ रखेंगे। उसके बाद से राम भरोसे जी साल के 6 महीने अपने बड़े बेटे के घर पर रहते और बाकी 6 महीने छोटे बेटे के घर पर रहते। लेकिन इस बार राम भरोसे जी का जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वह जानते थे कि यहाँ शीला की कड़वी बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन वहाँ तो स्थिति और खराब थी। बड़ी बहू के साथ बड़ा बेटा भी उन पर चिल्लाने में शर्म नहीं करता। कैलाश फोन में केवल का नंबर डायल करता रहा, लेकिन फोन लगातार काटा जा रहा था। तभी शीला की तेज आवाज कमरे में गूंजी। अरे क्या हुआ, अभी तक फोन लगाया नहीं? कैलाश ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया। लगाया है, 1 बार नहीं 4-4 बार, लेकिन भैया फोन उठाए तब ना, शीला ने चिढ़ते हुए कहा। हाँ, अब वह क्यों उठाएंगे फोन जब हमारी रखने की बारी होती है? तो 15 दिन पहले ही फोन करके पिताजी को लेने की जिद करने लगते हैं, और आप भी उनकी बात मान करके पिताजी को तुरंत ले जाते हैं। लेकिन जब उनकी बारी आती है तब उन्हें सांप सूंघ जाता है। अब आप ही उन्हें चंडीगढ़ छोड़ आइए। गुलशन ने परेशानी भरे स्वर में कहा कि शीला, तुम जानती हो कि मेरे पास अभी बिल्कुल समय नहीं है। कंपनी का मैनेजर बनने के बाद मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। मैं ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकता। शीला ने अपनी आंखें तर्राते हुए गुस्से में कहा। वो सब मैं नहीं जानती, आप कैसे भी करके पिताजी को वहां भेजने का इंतजाम कीजिए, नहीं तो मुझे अपनी बात मनवाने के लिए कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। इतना कह करके शीला गुस्से में रसोई में चली गई। कैलाश वही कुर्सी पर बैठा गहरे विचारों में डूबा हुआ था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस स्थिति का हल कैसे निकाले। सुबह की बहस भरी शुरुआत के बाद कैलाश नाश्ता करने के लिए बैठा ही था कि उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर उसके असिस्टेंट का नाम दिखाई दे रहा था। उसने फोन उठाया। हेलो सर, आपको याद है ना, आज इंटरव्यू सेशन है। आप और हायरिंग टीम का आप हिस्सा है। बहुत से आवेदक यहाँ पहुंच चुके हैं। अरे हाँ, मेरे दिमाग से तो निकल ही गया था। नाश्ता भी जल्दी से करके कैलाश अपने ऑफिस के लिए निकल गया। एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर का पद पर था। कैलाश थोड़ी ही देर में वह अपनी गाड़ी से ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस पहुंचते ही उसने देखा कि हॉल और कॉरिडोर में आवेदकों की भीड़ लगी हुई है। सभी अपने हाथों में फाइलें और सीवी लेकर के अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे। कैलाश ने बिना किसी की ओर देखे अपने केबिन की ओर कदम बढ़ा दिए। तभी अचानक एक आवाज ने उसे रोक लिया। अरे यार कैलाश, कितने साल बाद मिल रहे हैं, पहचाना मुझे या भूल गया? कैलाश चौंक गया। उसके सामने खड़ा व्यक्ति मुस्कुराते हुए उसके गले लग गया। मैं राहुल हूँ यार, तेरा बचपन का दोस्त। कैलाश कुछ पल के लिए ठिठक गया। चेहरे पर एक मुस्कान आई, लेकिन तुरंत गायब हो गई। राहुल का इतना अनौपचारिक व्यवहार उसे खलने लगा। इतने लोगों के बीच अपने पद और प्रतिष्ठा का ख्याल थी उसकी बचपन की दोस्ती पर भारी पड़ रहा था। राहुल शायद कैलाश के बदले हुए भाव को भांप चुका था। उसने अपने शब्दों में औपचारिकता का लहजा लाते हुए पूछा, आप यही काम करते हैं? यह सुनकर के कैलाश के अंदर एक अजीब सी संतुष्टि जागी। उसने गर्भ से अपनी गर्दन तानते बुल बढ़ गया। गुलशन इंटरव्यू पैनल में बैठा था। आज का दिन उसके लिए बहुत खास था। एक बड़ी कंपनी के मैनेजर के तौर पर वह पहली बार इंटरव्यू प्रक्रिया में शामिल हुआ था। जब वह अपनी कुर्सी पर बैठा तो उसे अपने आप पर गर्व महसूस हुआ, लेकिन यह गर्व जल्द ही अभिमान में बदल चुका था। जब उसके सामने इंटरव्यू देने के लिए उसका पुराना स्कूल का मित्र वही राहुल आग के खड़ा हुआ। जैसे ही राहुल ने कमरे में कदम रखा, कैलाश के दिमाग में स्कूल के दिनों की यादें ताजा हो गईं। दोनों का रिश्ता दोस्ती से ज्यादा प्रतिस्पर्धा का था। स्कूल के समय वह पड़ोसी भी थे,
दोनों मेहनती और बुद्धिमान थे, लेकिन बाजी हमेशा राहुल के हाथ ही लगती थी। कैलाश को याद आया कि वह हर बार राहुल से आगे निकलने के लिए दोगुना परिश्रम करता था, लेकिन अंत में जीत राहुल की होती थी। कैलाश के मन में राहुल के प्रति हमेशा एक खटास बनी रहती थी। स्कूल के शिक्षक और प्रिंसिपल हमेशा राहुल की तारीफों के पुल बांधते थे। सहपाठी भी उसकी काबिलियत के कायल थे। एक दिन राहुल बहुत बड़ा आदमी बनेगा, वह अपने काबिलियत के बल पर ऊंचा मुकाम हासिल करेगा। यह शब्द अक्सर उसके कानों में गूंजा करते थे। लेकिन आज वही राहुल जो कभी सबसे आगे था, कैलाश के सामने नौकरी के लिए खड़ा था। और वह ऊंचा मुकाम आज मैं कहां से कहां पहुंच गया, और राहुल अभी तक ढंग की नौकरी भी नहीं तलाश पाया। अपने लिए सोचते हुए कैलाश की छाती गर्व से चौड़ी हो गई। अतीत की यादों को पीछे धकेलते हुए कैलाश वर्तमान में आ चुका था। राहुल की हालत देखकर कैलाश के चेहरे पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान आ गई, लेकिन राहुल के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। इंटरव्यू प्रक्रिया शुरू हुई। पैनल के सदस्यों ने एक एक करके सवाल पूछने शुरू किए। राहुल ने हर सवाल का जवाब बड़ी ही बेहतर तरीके से दिया। पैनल के जितने भी सदस्य थे उसकी प्रतिभा से प्रभावित हो गए। पैनल ने सर्वसम्मति से राहुल को इस पद के लिए चयनित करने की पेशकश की। जब कैलाश से उसका निर्णय पूछा गया तो उसने बस औपचारिकता बस में सिर हिला दिया। 3 दिन के बाद राहुल ने ज्वाइन कर लिया और पूरे जी जान से काम करने लगा। आज इस बात को करीब 1 हफ्ते बीत चुके थे। आज कैलाश जब ऑफिस पहुंचा तो उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। वो बड़ी परेशानी में था। आज उसकी पत्नी शीला ने आज फिर से सुबह सुबह घर सर पर उठा लिया था। फिर से घर पर जबरदस्त हंगामा हुआ था, जिसकी आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। समस्या का हल निकालने के लिए कैलाश ने अपने भाई केवल को कई बार फोन मिलाया, लेकिन हर बार वही घिसा पिटा जवाब सुनने को मिला। मैं अभी व्यस्त हूँ, जैसे ही समय मिलेगा पिताजी को लेने आ जाऊंगा। कुछ दिन और उन्हें अपने पास रखो। उसके दिमाग में ये सारी बातें घूम रही थीं कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने जब मुड़ करके देखा, जो आदमी अंदर आया उसने कहा, मैं आई कमिंग सर? कैलाश ने सिर उठा करके देखा। आओ राहुल, उसने कहा। राहुल ने अंदर आते ही कहा, सर मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। कैलाश ने उसे घूरते हुए कहा, बड़ी हैरानी भरे लहजे में पूछा, अरे अभी तो तुमने ज्वाइन किया है और अभी से छुट्टी चाहते हो? तो तुम जानते हो एक बहुत बड़े अपॉइंटमेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, तुम छुट्टी के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? तभी राहुल ने झकते हुए जवाब दिया कि सर दरअसल कल मुझे अपनी माताजी को चंडीगढ़ लेकर के जाना है। मेरी बड़ी दीदी वहाँ रहती है और उनके नए मकान का मुहूर्त है, जाना जरूरी है। हमें सुबह की ट्रेन से निकलना है। यह सुनकर के कैलाश के दिमाग में अचानक एक विचार आया, भैया का घर भी तो चंडीगढ़ में ही है, राहुल को जाना ही है, तो क्यों न लगे हाथ अपनी परेशानी का हल भी कर लिया जाए। सोचते हुए उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। उसने बड़े ही संयमित लहजे में पूछा, अच्छा राहुल, छुट्टी तो तुम्हें मिल सकती है, लेकिन तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। राहुल ने तुरंत हामी भरते हुए कहा कि हाँ सर बताइए, मैं वापस आने के बाद आपका काम कर दूंगा। तभी केवल ने सर हिलाते हुए कहा, नहीं राहुल, आने के बाद नहीं, यह काम तुम्हें कल ही करना होगा। दरअसल मेरे बड़े भैया अभी चंडीगढ़ में रहते हैं। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो क्या तुम मेरे पिताजी को अपने साथ ले जा सकते हो? वह क्या है ना, अकेले तो मैं उन्हें भेज नहीं सकता और उन्हें लेकर जाने का मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। अगर तुम उन्हें साथ ले जाओ तो भैया स्टेशन पर उन्हें रिसीव कर लेंगे। इस पर राहुल मुस्कुराया और बोला, अरे सर, इसमें असुविधा की कौन सी बात है? मुझे बड़ी खुशी होगी अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं, और फिर इसी बहाने अंकल से भी मुलाकात हो जाएगी। राहुल का जवाब सुनते ही कैलाश को ऐसे लगा कि जैसे उसके सिर से कोई भारी बोझ उतर चुका हो। उसे इस समस्या का समाधान इतनी आसानी से मिल जाएगा, उसने कभी सोचा भी नहीं था। जब राहुल कमरे से बाहर चला गया तो कैलाश अपनी कुर्सी पर आराम की मुद्रा में बैठ गया और राहत भरी एक लंबी सांस ली। शाम को घर पहुंच करके कैलाश ने जब अपने पिता राम भरोसे जी को चंडीगढ़ जाने की बात बताई तो उसकी पत्नी शीला की बाहें खिल गईं। अरे वाह, आखिरकार समस्या का हल निकल ही आया, अब थोड़ा आराम मिलेगा मुझे, उसने मन ही मन सोचा। वह बिना देर किए राम भरोसे जी का सामान पैक करने में जुट गई। इतनी चुस्ती फुर्ती उसने शायद ही अपने जीवन में कभी दिखाई होगी। लेकिन दूसरी ओर राम भरोसे जी के चेहरे पर गहरी उदासी के बादल छाए हुए थे, मगर किसी को उनकी उदासी या खुशी से फर्क कहाँ पड़ने वाला था। सबको अपनी पड़ी थी।
अगली सुबह राम भरोसे जी का सामान बाहर आंगन में पहुंचा दिया गया। जब कैलाश अपने पिता का सामान गाड़ी में रख रहा था, राम भरोसे जी ने धीमे स्वर में कहा कि बेटा कैलू, अच्छा होता अगर तू मुझे चंडीगढ़, मैं अकेले यात्रा में बड़ी असुविधा महसूस करता हूँ। पिता के स्वर में जो उदासी थी उस पर तो कैलाश का ध्यान नहीं गया। ऊपर से वह खींच करके बोला है कि पिताजी, आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे कैलू कहकर के मत बुलाया कर। मेरा नाम कैलाश आपने ही रखा था ना, तो उसी नाम से पुकारा करें। अब मैं इतनी ऊंची पोस्ट पर बैठा हुआ हूँ, समाज में मेरा एक अलग स्टेटस है, जानते भी हैं। मेरे नीचे कितने कर्मचारी काम करते हैं, कितना मान सम्मान देते हैं हमको। अब आप मुझे सबके सामने कैलू कहकर पुकारेंगे तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। राम भरोसे जी बेटे के बचपन से ही उसके नाम से पुकारने के आदी थे। बिना कुछ बोले उसे देखे जा रहे थे। कैलाश ने बात जारी रखते हुए कहा, और जहाँ तक रही आपके साथ चंडीगढ़ चलने की बात, तो आजकल मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए आपके साथ जाना संभव नहीं होगा। बेटे की बात सुनते ही राम भरोसे जी के चेहरे पर निराशा की काली बादलियां छा गई। तभी उनके कानों से एक आवाज टकराई, दादू जल्दी आना, हमारा आपके बिना दिल नहीं लगता। राम भरोसे जी ने मुड़ करके देखा तो उनके पोता पोती, जिनकी मासूमियत में और प्यार में कोई बनावट नहीं थी, उन्हें गले लगाने के लिए दौड़ आए। पोता पोती को देखते ही राम भरोसे जी के चेहरे, उन दोनों को सीने से लगा करके उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। हाँ बेटा, जल्दी आऊंगा, उन्होंने बच्चों के बालों को सलाते हुए कहा। कैलाश ने यह दृश्य देखा, लेकिन उसके भीतर की संवेदना शायद कहीं गहरे में दब चुकी थी। पिताजी, देर हो रही है, चलिए गाड़ी में बैठिए, उसने कहा। राम भरोसे जी बच्चों को गले से लगा करके भारी मन से गाड़ी में झांक के बैठ गए। उनके दिल के भीतर का दर्द चेहरे से साफ झलक रहा था। गाड़ी चल पड़ी और साथ ही उनकी आंखों के कोनों से आंसुओं की बूंदें धीरे धीरे उनकी गालों पर लुढ़क गईं। कैलाश और राम भरोसे जी जब स्टेशन पहुंचे तो अनाउंसमेंट सुनाई दिया, कृपया ध्यान दे, ट्रेन 1 घंटा लेट है। कैलाश खींचते हुए बोला, ये ट्रेन कभी समय पर नहीं आती। कैलाश ने देखा कि प्लेटफार्म पर राहुल पहले से ही मौजूद था। उसने राम भरोसे जी को पास रखे हुए बेंच पर बैठने को कहा और वहां देखते हुए कैलाश कहने लगा, अरे राहुल, तुमने तो कहा था कि तुम वहां अपनी माता जी के साथ जा रहे हो, लेकिन वह तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। राहुल मुस्कुराया और पास की बेंच पर बैठी एक कमजोर और झुकी हुई बुजुर्ग महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि यही है मेरी माँ। देख करके कैलाश चौंक पड़ा। राहुल की माँ को पहचान ही नहीं पाया था। हालांकि उनकी उम्र बहुत अधिक नहीं थी, परंतु वह शारीरिक रूप से बहुत अधिक कमजोर और बुजुर्ग नजर आ रही थी। राहुल, यह इतना कमजोर और बीमार क्यों लग रही है? कहते हुए कैलाश के चेहरे पर हैरानी साफ साफ दिखाई दे रही थी। उनकी बात को सुन के राहुल कहने लगा कि 3 साल पहले मेरे माता पिता एक भयानक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए थे। उस हादसे में पिताजी की जान चली गई। यह कहते कहते राहुल का गला भर आया। उसने अपनी बात जारी रखी। माँ को उस हादसे में गहरी चोटें आई थीं। अस्पताल में महीनों इलाज चला, लेकिन माँ पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकी। धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। पिताजी के जाने के बाद माँ को ऐसा सदमा लगा कि वह अंदर से टूट गई। ऊपर से उनकी याददाश्त भी कमजोर हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें अल्जाइमर हो गया है। अब वह चीजें भूलने लगी हैं। कभी कभी तो मुझे भी पहचान नहीं पाती, मुझे भी अपना बेटा नहीं समझ पाती। फिर राहुल कहता है, जानते हैं सर, जिस दिन मेरे माता पिता का एक्सीडेंट हुआ था उससे 2 दिन पहले ही मुझे विदेश में नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर मिला था। हम सब बहुत खुश थे, लेकिन पिताजी के जाने के बाद मैंने विदेश जाना कैंसिल कर दिया, क्योंकि माँ को मेरी जरूरत थी। मुझे लगा कि मैं रह करके अच्छी नौकरी हासिल कर लूंगा, लेकिन उसके बाद कोविड का दौर आ गया और अच्छी नौकरी एक सपना बन करके रह गई। कैलाश चौंक पड़ा। क्या तुमने वह सुनहरा मौका छोड़ दिया? तुम्हें अफसोस नहीं होता है? राहुल मुस्कुरा करके कहने लगा, अफसोस बिल्कुल नहीं सर, मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे सर पर है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। नौकरी तो दोबारा मिल जाएगी, लेकिन अगर उस वक्त मैंने माँ का साथ छोड़ दिया होता तो शायद यह पछतावा जिंदगी भर रहता। यह सुन के कैलाश हैरानी से बहला कि लेकिन इस हालत में उन्हें संभालने में बहुत मुश्किल होती होगी ना? दोनों भाई मिलकर के संभालते होंगे? नहीं सर, मेरे भैया तो पुणे में रहते हैं। अच्छा, तो उन्हें 6 महीने रखते होंगे? पूछते कैलाश शायद अपने मन को तसल्ली दे रहा था, परंतु राहुल ने कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसा करने का तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। यहाँ तो माँ का अपना घर है, शुरू सेवा यही तो रही है, कहीं और उनका मन कैसे लगेगा? मैं नहीं चाहता कि इस उम्र में उनकी हालत पेंडुलम की घड़ी की तरह हो जाए, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। यह ख्याल भी मैं अपने मन में आने नहीं देना चाहता।
कि पिताजी के जाने के बाद उनका कोई घर नहीं रहा या वह हम पर बोझ बन गई है। और मैं तो इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी पत्नी तो मुझसे भी ज्यादा मेरी माँ का ख्याल रखती है, उन्हें समझती है। राहुल की यह बात सुनकर के कैलाश बोला, अरे राहुल, जिंदगी में इंसान को कभी कभी व्यवहारिक फैसला भी लेने चाहिए। भावुकता में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं और फिर अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाते उठाते इंसान इतना थक जाता है, फिर मन में यह विचार जरूर आता है कि सिर्फ हम यह क्यों माँ बाप की सेवा करें, दूसरा भाई क्यों ना करे। कैलाश के इस बात पर राहुल थोड़ा मुस्कुरा करके उठा और फिर कहने लगा, नहीं सर, मेरा तो यह मानना है कि कोई काम मुश्किल तब लगता है जब उसे बोझ समझ के किया जाए। जब माँ बाप कभी अपने बच्चों को बोझ नहीं समझते तो हम अपने माँ बाप को कैसे बोझ समझ सकते हैं। और सर, देखा जाए तो हमारे कर्म ही संस्कार बनकर के हमारे बच्चों के माध्यम से हमारे सामने आते हैं। अगर इतनी छोटी सी बात एक इंसान समझ ले तो उसका बुढ़ापा ही संवर जाए। यह बात सुनकर के कैलाश को ऐसा महसूस हुआ मानो राहुल ने उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया हो। वह निशब्द रह गया। इस अभिमान भरे पल में वह चकनाचूर हो चुका था। उसी समय ट्रेन आ गई। राहुल ने पहले राम भरोसे जी को ट्रेन में बैठने के लिए सहायता की और फिर अपनी माँ को सहारा देते हुए बिठा दिया। ट्रेन धीमी गति से चलने लगी तो राम भरोसे जी ने खिड़की से झांकते हुए धीमे से कहा कि बेटा, अपना ख्याल रखना, बहू और बच्चों का भी ख्याल रखना। राम भरोसे जी की बात अधूरी ही रह गई और ट्रेन आगे निकल पड़ी। लेकिन कैलाश ने आज पिता की आवाज में एक ऐसा दर्द महसूस किया था जिसे वह पहले कभी नहीं देख पाया था। ट्रेन अपने गंतव्य की ओर निकल पड़ी। ट्रेन के दूर होते ही कैलाश गहरे विचारों में डूबा अपने ऑफिस की ओर चल पड़ा। परंतु राहुल की बातें उसके दिमाग पर जैसे हथौड़े बरसा रही थीं। उसके दिल का चैन कहीं गायब हो चुका था। उसे एहसास होने लगा कि उसके और राहुल के बीच आज भी एक प्रतिस्पर्धा जारी है, इंसानियत की प्रतिस्पर्धा, जिसमें राहुल आज भी उससे बाजी मार ले गया। एक तरफ तो अपने मन को समझाने में लगा था कि उसने कुछ गलत नहीं किया, परंतु दूसरी तरफ दिमाग में विचारों का तूफान उमड़ने लगा। आज मैं जो कुछ भी हूँ, क्या इतना बड़ा मुकाम मैंने सिर्फ अपनी मेहनत के बल पर पाया है? क्या मेरे माँ बाप बरसों की तपस्या थी, उसमें जीवन के हर कदम पर उन्होंने मुझे कुछ कर दिखाने की प्रेरणा दी। कैलू बेटा, बड़े होकर के तुझे बड़ा आदमी बनना है। मेहनत कर ताकि तू अपने सपने को पूरा कर सके। पढ़ाई करने का मन नहीं करता था तो पिताजी के यह शब्द जो मुझे हौसला देते थे, जब जब मेरी हिम्मत ने मेरा साथ छोड़ा तो मेरे पिता के मजबूत हाथ मेरे कंधे पर थे, यह बताने के लिए वह मेरे साथ खड़े हैं। और आज जब वही हाथ बूढ़े हो चुके हैं, कमजोर पड़ चुके हैं, उन्हें सहारा लेने के लिए मेरे कंधे की जरूरत है, तो उनका साथ छोड़ दिया मैंने। दिल और दिमाग के बीच चल रही जंग कैलाश को थका दिया था। उसने अपनी आंखें बंद की और मन को शांत करने की कोशिश करने लगा। लेकिन कहाँ मन उसका शांत हो सकता था? मन तो बड़ा अशांत था। तभी उसे वह पल याद आने लगे जब उसकी माँ अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी अपनी कैंसर की बीमारी से जूझ रही थी। कैलाश उस समय उनके लिए खाना लेकर के गया था। जैसे ही वह अंदर जाने लगा, तभी अंदर से आई आवाज से उसके पांव वहीं रुक गए। पिताजी माँ के पास बैठे थे और माँ उन्हें समझा रही थी, आप परेशान मत होइए, जाना तो एक दिन सभी को है, इसमें आंसू बहाने वाली कोई बात नहीं है। तो पिताजी का स्वर गूंजा, क्या करूं कमला, मैं तुम्हारे बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। कभी सोचा है कि तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा? कहते कहते उनका गला रध गया, स्वर भर्राया हुआ। परंतु मां शांत स्वर में कहने लगी, उस बात की आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। केवल भले ही स्वभाव से तीखा है, परंतु कैलाश पर मुझे पूरा भरोसा है, वह आपका बहुत ख्याल रखेगा। यह एक मां का विश्वास है जो कभी गलत नहीं हो सकता। उसके ठीक 2 दिन के बाद मां हमें छोड़ करके चली गई थी। पिताजी अंदर तक टूट चुके थे, बहुत अकेले पड़ गए थे, लेकिन हम लोग उनके अकेलेपन की पीड़ा को कभी नहीं समझ सके। मां की पर शीला ने कह दिया था कि पिताजी का बोझ अकेले हम ही क्यों उठाए, दोनों बेटों का फर्ज है। और मुझे भी उसकी बात सही लगी थी, यह जानते हुए भी कि बड़े भैया पिताजी को अपने साथ रखना नहीं चाहते। मैंने यह फैसला कर लिया कि पिताजी की जिम्मेदारी हम बराबर बराबर बांटेंगे। और जब यह बात पिताजी को पता चली
तो उनके चेहरे पर कितनी बेबसी छलकने लगी थी। उनके चेहरे की लकीरों और ज्यादा गहरा गई थी। उम्र मानो जैसे 10 साल आगे सरक गई थी। उनके सभी दोस्त रिश्तेदार यही दिल्ली में तो थे जिनके सहारे वह अपना समय अच्छे से बिता सकते थे। लेकिन मैंने मन ही मन सोचते सोचते कैलाश की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। माँ, तुमने कहा था कि कैलाश पर तुम पूरा विश्वास है, लेकिन आज क्या कर बैठा। तुम्हारा कैलाश उसका दिल सिसक रहा था। पिता को तो मैंने असहनीय दुख दिए हैं और अपनी माँ के विश्वास को भी तोड़ करके रख दिया है। यह सब देख करके माँ की आत्मा कितना कलप रही होगी, यह भी सोच पाया है मैंने। वह मुझे कभी माफ नहीं करेगी। फिर कुछ सोचते हुए उसने अपने आंसू साफ किए और मोबाइल उठा करके चंडीगढ़ जाने वाली फ्लाइट के टिकट बुक कराई और बिना समय गवाए ऑफिस से बाहर निकल गया। करीब 5 घंटे के बाद ट्रेन जब चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर रुकी और राहुल अपनी माँ और राम भरोसो जी को लेकर के नीचे उतरा तो देखा वह हैरान रह गया कि उसके सामने कैलाश खड़ा था। राम भरोसे जी आश्चर्यचकित थे। तभी कैलाश ने राहुल को अपने गले से लगाया और रधे कंठ से बोला, मुझे मेरा फर्ज याद दिलाने के लिए मेरे दोस्त, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। यह सुनकर के राहुल उसे आश्चर्य मिश्रित खुशी से देखने लगा। फिर कैलाश ने अपने पिता का बैग उठाया और उनका हाथ थामते हुए बोला कि चलिए पिताजी, एयरपोर्ट जाना है। लेकिन एयरपोर्ट क्यों? मुझे तो केवल लेने आने वाला था ना, राम भरोसे जी ने पूछा। तो कैलाश ने कहा, नहीं पिताजी, हम वापस दिल्ली जा रहे हैं। अब आप हमेशा वही अपने घर में रहेंगे। यह बात सुनकर के राम भरोसे जी अपने बेटे को हैरानी से देखने लगे। करीब 2 घंटे के बाद जब कैलाश अपने पिता को लेकर के घर पहुंचा तो दरवाजा खोलते ही शीला ने उन्हें देखा तो उसकी भौहें तन गईं। गुस्से को बेकाबू होते हुए कहने लगी, ये क्या, तुमने तो इन्हें चंडीगढ़ भेज दिया था ना बड़े भैया के पास, तो यह फिर यहाँ कैसे लौट आए? शीला के इस बात पर कैलाश ने कुछ नहीं कहा और पिता राम भरोसे जी को कमरे में लेकर के जाने लगा। लेकिन शीला इतनी जल्दी शांत होने वाली औरत नहीं थी। वह फिर से चिल्लाई, कुछ बताओगे भी क्या हुआ है? अभी अभी मैंने चादर धुलवाई है, कमरे की साफ सफाई करवाई है और तुम फिर से इन्हें यहाँ लेकर के आ गए गंदगी फैलाने के लिए। इतना सुनते ही कैलाश का सब्र का बांध टूट चुका था। कैलाश ने अचानक कदम रोक दिए और पलट करके शीला की ओर देखा। उसकी आंखों में आग था। बस शीला, अब एक शब्द और नहीं। मेरे पिताजी अब हमेशा यही रहेंगे। अगर तुम्हें यह बात पसंद नहीं तो तुम अपना सामान बांधो और मायके जा सकती हो। कैलाश की कड़कती आवाज सुनते ही शीला हक्की बक्की खड़ी रह गई। शीला ने गुस्से से कहा, क्या तुम मुझे घर छोड़ने को कह रहे हो? कैलाश ने थोड़ा नरम होकर के कहा, लेकिन तीखे स्वर में जवाब दिया, हाँ, क्योंकि मेरा जीवन पिताजी के बिना अधूरा है। तुम खुद सोचो कि कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं उस पिता को जिसके कपड़े न जाने कितनी बार मैंने गंदे किए थे, मैंने जिसकी वर्षों की तपस्या के कारण मैं आज इस इज्जत से जी रहा हूँ, उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं अपनी माँ का विश्वास, जिसकी नजरें अपने अंतिम समय में मुझे इतनी आस से देख रही थीं। यदि तुम्हें मेरे पिताजी की उपस्थिति इतनी खलती है तो तुम अभी यह घर छोड़ सकती हो। अपने पिताजी की देखभाल करने के लिए मैं एक आदमी रख लूंगा जो मेरी अनुपस्थिति में न सिर्फ उनके सारे काम करेगा बल्कि उनका ख्याल भी रखेगा। अब मेरे पिताजी कहीं नहीं जाएंगे। बैठिए पिताजी, मैं आपके लिए चाय बना करके लाता हूँ, थक गए होंगे। कहते हुए कैलाश रसोई के घर में चला गया। बेटे का प्यार देख करके राम भरोसे जी के कांपते हाथ से दूर से ही अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए उठ गए। झुक झुक जियो मेरे बच्चे, भगवान तुम्हें हर खुशी दे। फिर सामने लगी पत्नी की तस्वीर को देख कर के मन ही मन कहने लगे कि कमला तुम्हारा विश्वास जीत गया। कहते हुए उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, जिन्हें वह अपनी धोती के आंचल से पोंछने लगे और अपने बेटे को देख करके उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि मेरा बेटा अब लायक हो चुका है। दोस्तों, जो लोग अपने माँ बाप को बुढ़ापे में बोझ समझते हैं वह यह गलती कभी ना करें, क्योंकि कभी वह भी माँ बाप बनेंगे और उनके बेटे उनके साथ ऐसा करेंगे तो उनके जी पर क्या बीतेगी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है? प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय माता दी।